हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज नैंश्री एंड स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की पहली क्लास में। ये हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की पहली क्लास है जिसमें मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ शुरुआत करने वाली हूँ। मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की पहली क्लास इंडियन इकोनॉमी की लूँगी। उसका मैंने रीज़न भी बताया था बिकॉज आपके ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लगता है और यहाँ के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग छोड़कर आते हैं। तो आज मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ इंडियन इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में आपका जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में आपसे 5 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी पूछा जाने वाला है। इस 5 मार्क्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपको 5 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और इन टॉपिक्स में 1 बाय 1 करके सारा कवर कराऊंगी और ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स को जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें पहला टॉपिक जो कि है योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, इनको कवर करना है। ठीक है, सिलेबस आप देख चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपका टाइप कर रही हूँ गूगल टाइम इन इंडिया। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 4:59 AM हुआ है अभी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप कितनी बार असफल हो रहे हैं इस बात से मैटर नहीं करता है। लगे रहिए आप लोग, कभी ना कभी कब आप लोगों को सफलता जरूर से मिलेगी। मैं इस वीडियो को पिछले 3 दिन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की वजह से मैं 3 दिन लगातार असफल हुई। लगभग 20 बार मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुकी होंगी, कभी आधा तो कभी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, कभी बहुत मतलब 20% या 30%। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा टाइम डिसाइड करूं जहां पर शोर ना हो। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझकर भी शोर करते हैं, ये बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल एकदम परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास बुद्धि है, मैं कोई और टाइम डिसाइड कर सकती हूँ। मेहनत करना मेरा काम है, बाकी जो आउटकम होगा वो देखा जाएगा। तो आप लोगों को भी यहाँ पर हार नहीं माननी है, चाहे आपको कोई कितना भी हराने की कोशिश करे। ठीक है, प्रयास अपना जारी रखना है हमेशा, एक ना एक दिन सफलता निश्चित है। सो आइए हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसमें आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है। बिकॉज मैं इसको इसलिए बता रही हूँ, आपके एग्जाम में कई बार इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी पूछ ली जाती हैं आपसे, वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की जानकारी जो हमें मिलती है सबसे पहले वो कहाँ से मिलती है, तो इकोनॉमिक्स की जानकारी हमें 1776 में एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक से मिलती है। किससे मिलती है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक पुस्तक से हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जानकारी मिलती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, जिससे हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिली। तो ये जो पुस्तक है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ, ठीक, एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जहां से हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज जाननी है कि जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा, इनको ही आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। कई लोगों को जॉन मैनार्ड कीन्स पता होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जॉन मैनार्ड कीन्स जो है वो किस चीज के फादर हैं। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी पूछा जाए कि आपके इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, देन आपका आंसर होगा एडम स्मिथ। याद रखेंगे आप लोग, कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, देन आपका आंसर होना चाहिए एडम स्मिथ। ठीक, एक बहुत ही छोटी सी बात आपको यहाँ पर जाननी होगी, जो इकोनॉमिक्स है इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल वर्क करता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। कौन सा? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ये वर्क करता है आपके इकोनॉमिक्स के पीछे। आपको ये जरूर से याद रखना है कि इकोनॉमिक्स जो है इसके पीछे बेसिक जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। याद रखेंगे आप लोग,
पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, बिकॉज जो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही हैं वो तो आपको दिख ही रही हैं, मैं भी आपको दिख रही हूँ, लेकिन आपको जो चीज़ें मैं नोट करवा रही हूँ वो भी आपको लिखना है। ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे सकूँ, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ लिखवाऊंगी, तो आपको भी यहाँ पर सोचना है कि अगर मैम लिख रही हैं तो मुझे भी लिखना है। पिछली बार पेट एग्जाम में मैंने नोट्स बनवाए थे और इस बार भी मैं नोट्स बनवाऊंगी। अब ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम आपका एक अंतिम लक्ष्य तो है नहीं है, आगे भी आपको एग्जाम देने हैं, तो आगे भी ये नोट्स आपके काम में आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर से बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि आपका जो इकोनॉमिक्स है इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल वर्क करता है वो होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स जो है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड वन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये आपके दो पार्ट हैं, जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं या इनको स्टडी करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा डील करता है एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ, वहीं पर हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है होल नेशन के साथ। तो आपको याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट। क्या? इंडिविजुअल यूनिट। वहीं पर आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है होल नेशन के साथ, ठीक है, होल नेशन के साथ। आइए इस पॉइंट को समझते हैं, इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, ठीक है, मान के चलिए 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट की ये एक आपकी क्लास है। अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट की फीस की, एक स्टूडेंट की फीस की बात करूँ, देन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। और अगर मैं बात करूँ जो 100 स्टूडेंट हैं, इन 100 स्टूडेंट की फीस की, देन ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि आप इस एक एमएनसी में वर्क करते हैं, यहाँ पर आपके अलावा कई सारे एम्प्लॉय और वर्क कर रहे होंगे, ये बिल्कुल सच है, आपको पता है। अगर मैं आपके अकेले की सैलरी की बात करूँ, आपके अकेले की सैलरी, देन ये हमारा माइक्रो में जाएगा। किसमें? माइक्रो में जाएगा। और अगर मैं पूरी जो आपकी कंपनी है, इस पूरी कंपनी के एम्प्लॉय की बात करूं, देन ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा, ठीक। सो ये चीज आपको क्लियर हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, ये 5 डिपार्टमेंट है। अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूँ कि एक डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की सैलरी, देन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं बात करूँ ये 5 डिपार्टमेंट जो है, इन 5 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी, देन ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसका मेजर डिटरमिनेंट क्या होता है? तो इसका मेजर डिटरमिनेंट आपका प्राइस होता है। वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटरमिनेंट आपका इनकम होता है। क्या होता है? इनकम होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला बहुत सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको, ठीक। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे में आऊंगी, वो डाउट आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको याद रखना है कि वो है आपके एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ को ही आपका फादर ऑफ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को माना जाता है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो ये आपको याद रखना है, जे.एम. कीन्स आपके फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जे.एम. कीन्स का आपको पूरा नाम याद रखना है, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड जो कीन्स हैं, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सो इतनी चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर आपने हिस्ट्री पढ़ ली एकदम से इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जानकारी हमें 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक से मिलती है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक्स है, इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल वर्क करता है वो होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है होल नेशन के साथ। इसका मेजर डिटरमिनेंट आपका प्राइस है, इसका मेजर डिटरमिनेंट आपका इनकम होता है। मैंने इसके बाद आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को ही माना जाता है, वहीं पर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर आपका जे.एम. कीन्स को माना जाता है, ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। कोई भी डाउट होता है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजों को आप नोट करिए, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ।
आप लोग नोट कर चुके होंगे। मैं इसको अभी हटा देती हूँ। अभी देखिए, आज के लेक्चर में आपको पेशेंस रख के बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेक्चर है आज का, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट भी करना है यहाँ पर, कि अगर मैम इतनी मेहनत कर रही हैं तो आप लोगों से मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दिया करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। यूपी पैट एग्जाम बहुत सारे बच्चे इस बार देने वाले हैं, लगभग 50 लाख बच्चे इस बार फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो अब उनमें से किसी ना किसी को तो आप जानते ही होंगे। देन प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये आप लोग आज जान चुके होंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, एक्चुअल में आपने हिस्ट्री पढ़ ली इकोनॉमिक्स की। अब हमें जानना है योजना आयोग के बारे में। आइए समझते हैं योजना आयोग के बारे में। आप लोगों को अपनी कॉपी में हेडिंग करनी है योजना आयोग। क्या हेडिंग करनी है आपको? योजना आयोग। योजना आयोग जो है, इनका गठन कब किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को इनका गठन किया जाता है। इनको भंग कब कर दिया जाता है? तो योजना आयोग को जो भंग किया जाता है, ये किया जाता है आपका 13 अगस्त 2014। इनको 2014 में भंग भी कर दिया जाता है। योजना आयोग जो है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर होते हैं? तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो योजना भवन न्यू दिल्ली में होते हैं। कहाँ पर? योजना भवन न्यू दिल्ली में होते थे, ठीक है। योजना भवन न्यू दिल्ली, ठीक। इनके अध्यक्ष कौन होते थे आपकी योजना आयोग के? तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो आपके होते हैं, आपके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही इनके अध्यक्ष होते थे, क्योंकि अब तो ये भंग कर दिया गया है। तो याद रखना है कि इनके अध्यक्ष जो होते थे योजना आयोग के, वो वर्तमान में उस टाइम जो प्रधानमंत्री होते होंगे वो आपके थे, ठीक। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया, तो यहाँ पर कोई ना कोई और इंस्टीट्यूट भी आपका बनाया गया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई ना कोई और आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बनाया गया होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये सोचकर देखिए कि योजना आयोग जो है, इनका कार्य क्या होता है। कोई ना कोई तो इनका कार्य होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का मेन काम था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। याद रखेंगे 5 ईयर जो प्लान्स हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम किसका था? इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम जो था वो योजना आयोग का ही था। जो 5 ईयर प्लान्स आज आप पढ़ रहे हैं, इनको बनाने का काम किसका था? ये आपके बेसिकली पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग का था। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने, बुरे लोगों ने हमारे भारत पर राज किया। तब हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल से चौपट हो चुकी थी। जो चौपट हुई अर्थव्यवस्था है, इसको कहीं ना कहीं से हमें आर्थिक विकास इसका करना था। जो आपकी चौपट हुई अर्थव्यवस्था, इसको फिर से हमें जो है सुधार करना था। तो इसको सुधार करने के लिए आपका 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं आपकी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इनका मेन जो आपको उद्देश्य है वो याद रखना है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन जो पॉलिटी वाले सेक्शन में बनता है वो ये होता है कि योजना आयोग किस तरीके का आपका जो आयोग है। तो याद रखिएगा कि ये हमारा संवैधानिक आयोग तो कहीं से भी नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? संवैधानिक आयोग नहीं है। क्रॉस का मतलब है नहीं है। आपको कॉपी में पूरा लिखना है कि योजना आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका गठन आपका संविधान के तहत रहकर किया जाता है, या जिनका आपको जिक्र आपके संविधान में मिलता है। आपने कोई ना कोई आर्टिकल उनसे रिलेटेड पढ़ा होता है। जैसे आपने वित्त आयोग पढ़ा है, फाइनेंस कमीशन आप सभी लोगों ने पढ़ा है। वित्त आयोग अगर मैं पूछूं कि वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, देन आप कहेंगे आर्टिकल 280 हमारा वित्त आयोग के बारे में है। देन हम कहेंगे कि वित्त आयोग जो है हमारा एक संवैधानिक आयोग है। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। फिर आपने पढ़ा इलेक्शन कमीशन, यानी कि आपका जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? चुनाव आयोग के बारे में हमें जानकारी आर्टिकल 324 से मिलती है। आर्टिकल 324। तो चुनाव आयोग भी आपका एक तरीके का संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक तरीके का आपका संवैधानिक निकाय है। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। लेकिन हमारा जो योजना आयोग है, कभी आपने योजना आयोग से रिलेटेड कोई सा भी आर्टिकल अपनी पॉलिटी में पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा आपने। मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा मैम। इसका मतलब ये है कि हमारा योजना आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। अब ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी कि कितने तरीके के आपके निकाय होते हैं, संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि ये हमारा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका आपका जो गठन जो है वो संविधान के तहत रहकर किया जाता है।
तो वो हमारे संवैधानिक निकाय या संवैधानिक आयोग होते हैं। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है, याद रखेंगे इतनी चीजें। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपसे बोली है कि जो योजना आयोग है इनको भंग कर दिया गया कब, 14 अगस्त सन 2014 को आपका जो है भंग, इनको 13 अगस्त सन 2014 को इनको भंग किया गया। तो ये आपको मैंने बोला है यहाँ पर कि जब योजना आयोग को भंग किया गया तो इनके स्थान पर एक नया इंस्टीट्यूशन आपका बनाया गया जो कि था आपका कौन सा था, नीति आयोग। कौन सा था, नीति आयोग था, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनका गठन कब किया जाता है, तो इनका जो गठन है ये आपका 1 जनवरी सन 2015 को इनका गठन किया जाता है। ठीक है, जब आपके योजना आयोग को भंग कर दिया गया तो इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, ये आपका गठन किया जाता है 1 जनवरी 2015 को इनका गठन किया जाता है और इनका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो नीति आयोग है इनको सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको आपकी गवर्नमेंट का, भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक। ठीक है, थिंक टैंक मैं हिंदी में लिख देती हूँ, थिंक टैंक। अब ये पता होना चाहिए कि थिंक टैंक इनको क्यों कहा गया। इनको थिंक टैंक बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार के जो विकासात्मक कार्य होते हैं, इन विकासात्मक कार्यों में जो मसले हैं इन पर सलाह देने का काम नीति आयोग करता है। दैट्स वाई हमने नीति आयोग को जो है भारत सरकार का थिंक टैंक बोला है। क्लियर हुआ। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम हमने नीति आयोग को थिंक टैंक बोला है और नीति आयोग जो है हमारा योजना आयोग के स्थान पर आया है, तो क्या योजना आयोग को भी हम थिंक टैंक बोलेंगे? नहीं, योजना आयोग को आप थिंक टैंक नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीति आयोग को ही थिंक टैंक बोलना है आपको, क्योंकि ये सरकार के जो विकासात्मक कार्य हैं, इन कार्यों के जो मसले हैं इनमें आपका सलाह देने का काम करता है, इसलिए इसको भारत सरकार का थिंक टैंक बोला गया है। ठीक, क्लियर हुआ इतना चीजें आपको? एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। योजना आयोग इनका गठन आपका होता है कब? इनका गठन होता है 15 मार्च 1950 को। भंग कर दिया जाता है 13 अगस्त 2014 को। इनका हेडक्वार्टर योजना भवन में है। इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पंचवर्षीय योजनाएं बनाना इनका मेन काम था। ठीक, योजना आयोग को जब भंग किया गया तो इनकी जगह एक और आपका इंस्टीट्यूशन बनाया गया, वो था आपका कौन सा? नीति आयोग था। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनका गठन आपका 1 जनवरी सन 2015 को किया जाता है। इनके अध्यक्ष भी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही होते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोगों के क्लियर हुई। आई विश यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी अभी। अब हम मूव करते हैं आर्थिक नियोजन की तरफ। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले कई लेक्चर्स में यही हुआ है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है और मैं बोलती भी। ठीक, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आज हमें यहाँ पर अब अपना आर्थिक नियोजन जो है इसको पढ़ना है। आइए देखते हैं आर्थिक नियोजन एक्चुअल में है क्या। ये आपको समझना होगा कि आर्थिक नियोजन है क्या। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि लगभग 200 वर्षों तक हमारे भारत पर गोरे लोगों ने राज किया और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको चौपट कर दिया ये लोग। चौपट जो अर्थव्यवस्था है इसमें सुधार करने के लिए आपका जो है आपकी जो योजना आयोग है इनका गठन किया गया और योजना आयोग के द्वारा आपकी जो पंचवर्षीय योजना है इनको बनाया जाता है ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको रिवाइव किया जाए। तो इसी को हमने आर्थिक नियोजन नाम दिया। क्या नाम दिया? आर्थिक नियोजन नाम दिया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमें जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनको पढ़ना है 1 बाय 1 करके। देखिए 5 ईयर प्लान्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। कैसा क्वेश्चन बना है मैं आपको हर कदम पर बताऊंगी कि इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है। ठीक है, बस आपको मेरे साथ सपोर्ट करना है मेरा, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में जरूर से नोट करना है। देखिए ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं यहाँ इतना आपको प्रिंट किया हुआ मटेरियल मैं नहीं देने वाली हूँ, मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ। जब मैं लिखवा रही हूँ तो आपको भी लिखना है और आपको बोलना है कि न थके हैं हाथ ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं हाथ ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल तो UPSSC पैट वालों ने शुरू किया है, लेकिन इस खेल को जीतने की अब आपकी बारी है। ठीक है, तो ये आपको बोलना है और आपको मेरे साथ इन सारी चीजों को नोट करना है। देखिए इसको मैं हटाती हूँ और हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। आइए जानते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान।
आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटाती हूँ, फिर लिखती हूँ, फिर हटाती हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्पीड बढ़ा लेना है वीडियो की, ठीक है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सबसे पहला 5 ईयर प्लान है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब शुरू होता है और कब तक रहता है। याद रखिएगा ये हमारा 1951 में शुरू होता है, कब 1951 में, एंड 56 तक आपका चलता है। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये किस मॉडल पर आधारित था, ये कई बार आपसे वनडे एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका, ये आपका बेसिकली किस मॉडल पर आधारित था, तो ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। तीसरी बात आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में याद रखनी है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, तो ये आपसे पूछा गया है वनडे एग्जाम में। याद रखिएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन उद्देश्य था वो कृषि क्षेत्र में उन्नति था। क्या था? कृषि क्षेत्र में उन्नति था, यानी कि कृषि पर आपकी किस पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया, तो कृषि पर जो फोकस किया गया वो फर्स्ट आपका जो 5 ईयर प्लान है इसमें फोकस किया गया था। याद रखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक है, 1951 टू 56 रहा है। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये हमारा हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये नहीं जानना है आपको कि हैरड डोमर मॉडल कौन सा था, पीएचडी नहीं करनी है, यूपी 80 पैड देना है आपको, ओके। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये हमारा कृषि जो है, कृषि क्षेत्र में उन्नति पर इसमें फोकस किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम मूव करते हैं आपका सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसमें आपको काफी सारी चीजें जाननी है, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम रहता है वो आपका 1956 से रहता है, कब तक रहता है, 61 तक रहता है। ये आपका सेकंड 5 ईयर जो प्लान है ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस 5 ईयर प्लान में आपका किस क्षेत्र पर फोकस किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कृषि क्षेत्र के अलावा इसमें आपका जो है उद्योगों के विकास पर फोकस किया गया। किस पर? उद्योगों के विकास पर फोकस किया गया। एंड इसी 5 ईयर प्लान में आपका राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन 3 जगह आपका इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ पर? राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर, इन 3 जगहों पर आपका इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया, एक बार पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है कि दुर्गापुर, भिलाई और आपका जो राउरकेला है, यहाँ पर जो आपके इस्पात संयंत्र हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए, देन आपका आंसर होगा सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके शुरू किए गए थे। इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। भिलाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर आपके ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, आपका आंसर होगा जर्मनी की सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया, रूस की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो ये ब्रिटेन की सहायता से आपका स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउरकेला, भिलाई और जो आपके दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं ये किसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना में आपका स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा व्यवस्था, ठीक है। ये जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे आप कहते हैं, इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीसीएस एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है इसकी अवधारणा को स्वीकार किया गया, देन आपका आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी की अवधारणा को हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकार किया। इस पंचवर्षीय योजना में जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी की अवधारणा है इसको स्वीकार किया गया। बात यह आती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। आगे चल के मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी कि आपके जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है कितने तरीके की होती हैं। तो यहाँ पर मैं पहला आपको बताऊंगी सोशलिस्ट, जिसे आप कहते हैं समाजवादी, हिंदी में इसको कहते हैं समाजवादी। दूसरी होती है आपकी कौन सी? दूसरी होती है आपकी पूंजीवादी, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में कैपिटलिस्ट, इसको हम कहते हैं हिंदी में पूंजीवादी। एंड तीसरी होती है आपकी कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे आप कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 तरीके की आपकी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो कि आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपका समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था पर डोमिनेशन हमारा कौन क्रिएट करता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जो डोमिनेशन है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्रिएट करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डोमिनेशन आपका जो निजी क्षेत्र है वो क्रिएट करता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करते हैं।
और अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आपका डोमिनेशन ना तो सरकार क्रिएट करती है, ना ही कोई निजी क्षेत्र क्रिएट करता है। यहाँ पर डोमिनेशन नहीं क्रिएट किया जाता है, ना तो सरकार के द्वारा ना ही निजी क्षेत्र के द्वारा। यहाँ पर दोनों का ही सह अस्तित्व होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। सरकार यहाँ पर रूल्स बनाएगी एंड आपके जो प्राइवेट सेक्टर है ये आपके रूल्स को फॉलो करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो है वो रूल्स बनाती है एंड आपके जो निजी क्षेत्र हैं वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर डोमिनेशन ना तो सरकार क्रिएट करती है, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है। यहाँ पर दोनों का सह अस्तित्व होता है। अगर मैं बात करूं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है आपका पब्लिक वेलफेयर। क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, तो इनका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी आपका पब्लिक आपका जो वेलफेयर है उसके लिए भी और आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये दोनों तरीके के होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैं इतनी जो बारीकी खाल है वो क्यों निकाल रही हूँ, मैं बताती हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। बिकॉज आगे चल के एक टॉपिक भी आपका स्पैट में मेंशन किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर, और साथ ही साथ हमारे प्यारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर मैं बात करूँ समाजवादी की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपका देखिए चीन आता है। क्या आता है? चीन आता है। पूंजीवादी में आपका कौन आता है? यूएसए आता है। एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा प्यारा भारत आता है। ठीक है, तो अब आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा प्यारा भारत, पूंजीवादी में यूएसए, समाजवादी में चीन आता है। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? देन आपका आंसर होगा यूएसएसआर से हमने ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, किस देश से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। याद रखेंगे आप लोग, इतनी चीजें आप लोग नोट करिए। एक बार मैं हट जाती हूँ, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बोलती हूँ इन सारी चीजों को कि जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये आपका 1956 से 61 तक रहा, जिस दौरान आपके 3 जो इस्पात संयंत्र है वो स्थापित किए गए। बिकॉज इस पंचवर्षीय योजना में ही आपका जो बेसिकली उद्योग है इनके विकास पर फोकस किया गया। तो ये आपके राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 इस्पात जो संयंत्र स्थापित किए गए, किसकी सहायता से स्थापित किए गए? आपने कहा कि मैम राउरकेला हमारा ब्रिटेन की सहायता से स्थापित, जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया, भिलाई हमारा रूस की सहायता से, एंड आपका जो दुर्गापुर है ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। वेरी गुड, मैंने कहा। फिर मैंने आपसे पूछा बेटा एक बात बताओ, जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसकी अवधारणा को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया? आपने कहा है कि मैम सेकंड पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। इतना सुन के मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा मेरे से वो आप लोगों को याद हो गया है ना। सो आइए हम आगे देखते हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट कि आपकी जो इकोनॉमी है वो 3 तरीके की होती है। फर्स्ट वन होती है आपकी सोशलिस्ट, दूसरी होती है कैपिटलिस्ट एंड तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। हिंदी में टर्म्स आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी होती है इसमें जो डोमिनेशन है, डोमिनेशन आप समझ रहे हैं ना, जहां पर सारे रूल्स जो है गवर्नमेंट आपकी बनाए। डोमिनेशन जहां पर वर्चस्व किसका है? सरकार का वर्चस्व। फिर मैंने आपको बताया है इसके बारे में, फिर मैंने आपको बताया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, जहां पर मैंने बताया है कि यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो एक प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में ना तो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेशन क्रिएट करता है, ना ही गवर्नमेंट क्रिएट करती है, दोनों का ही सह अस्तित्व होता है। पहला जो आपका था, जो आपकी थी सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी, इसमें आपका कौन आता है? इसमें आपका चीन आता है। एंड दूसरा आपका मैंने बताया पूंजीवादी में यूएसए आता है। एंड तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी का हमारा प्यारा भारत एग्जाम्पल है। याद रखेंगे आप लोग। सो आइए हम आगे देखते हैं आपका कौन सा थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। इसको मैं हटा देती हूँ। आप लोगों को कितनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है देन कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि जो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे, उन कमेंट्स के अलावा आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं आऊंगी, उस क्वेश्चन को कंसीडर करूंगी, मुझे आएगा, उसके बाद आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि ये एक्चुअल में क्या है इसका आंसर, ठीक है। याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं आपको इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। पढ़ते हो जितना प्रैक्टिस उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे हिम्मत न छूटे, नौकरी का इतना मजबूत इरादा करो। ये जो प्रैक्टिस सेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रैक्टिस सेट मैंने पर्सनली रीड किया हुआ है। मैं कभी भी कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट या कोई भी बुक आपको नहीं बताती हूँ जिसको मैंने रीड नहीं किया हो। ये बहुत अच्छे से मेरे जो स्टूडेंट पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप देखिए। 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिए, बस 1 मिनट मुझे दीजिए आप लोग। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको दिख रहा है, जिसमें देखिए आपको 27 सेट्स मिलेंगे। कितने सेट्स मिलेंगे? इसमें आपको 27 सेट्स मिलने वाले हैं। ये यूपीटर
UPSC पेट का आपका प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसमें देखिए आपके 100 मार्क्स जो आपका पेपर आने वाला है उस हिसाब से आपका पैटर्न डिसाइड किया गया है। इसमें जो आपके 27 सेट्स हैं, इनकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो बिल्कुल उसी तरीके के दिए गए, उसी लेवल के दिए गए जिस लेवल का आपके UPSC पेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है अगर आप ये समझ लें कि हमारा जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। TCS का लेवल अलग होता है, IAS का लेवल अलग होता है, UPSC पेट का अपना एक अलग लेवल है। उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करना है। इस प्रैक्टिस वर्कबुक में आपको एग्जैक्टली हूबहू उसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन UPSC पेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेवल एकदम वैसे ही मॉडरेट टाइप का रखा गया है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं, ठीक है। और फिर से आपको बोलना है, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। पढ़ते हुए जितना प्रैक्टिस उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे हिम्मत ना छूटे, नौकरी का इतना मजबूत इरादा करो, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस आपको वर्कबुक ले लेनी है और आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक। देखते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान को। आइए डिस्कस करते हैं भाई थर्ड 5 ईयर प्लान क्या कहता है। थर्ड 5 ईयर प्लान देख लेते हैं, इतना पढ़ रहे हैं थर्ड 5 ईयर प्लान को भी देख लेते हैं। तो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये हमारा 1961 से कब तक रहता है, 66 तक रहता है। कब तक, 66 तक रहता है। ये तो तीसरा 5 ईयर प्लान है। इस तीसरे 5 ईयर प्लान में आप लोगों को ये याद रखना है कि इस थर्ड 5 ईयर प्लान में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं जो कि बहुत दुखद होती हैं। तीनों घटनाएं, एक भी घटना ऐसी नहीं है जो सुखद हो। घटनाएं तो इसमें बहुत बेकारी हुई है। इसमें आपको याद रखना है 62 में, 1962 बोलना चाहिए मुझे, 1962 एंड 1964 एंड 19 आपका 65, ठीक है। ये 3 घटनाएं आपको याद रखनी है बिकॉज 1962 में आपके भारत और आपका जो चीन है इनके मध्य आपका युद्ध हो जाता है। इनके मध्य, भारत और चीन के मध्य युद्ध हो जाता है। याद रखेंगे आप लोग। 1 मिनट दीजिए, मैं प्यास पानी पी लूं। उसके बाद आपको मैंने बताया 1964 में हमारे प्यारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु, नेहरू जी की मृत्यु, ठीक है। इसके बाद 1965 में एक और मतलब आप कहिए कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर युद्ध हो गया, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, फिर एक और आंधी तूफान आ जाता है, वो होता है आपका भारत और ये जो नल्ला पाकिस्तान है, ये नल्ला पाकिस्तान हमसे युद्ध कर लेता है, ठीक है। इस गधे को अकल थी नहीं बिल्कुल भी, ये भी इधर पे युद्ध कर लेते हैं। ये जो 3 घटनाएं हुई हैं इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कि 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हो गया, 64 में हमारे नेहरू जी की मृत्यु हो गई एंड 65 में ये नल्ला पाकिस्तान आ गया और इसने हमसे युद्ध कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इन तीनों घटनाओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची, जिस वजह से डिसाइड किया गया कि हम पंचवर्षीय योजनाएं ना बनाकर एक वर्ष की एकल योजनाएं बनाते हैं। इस वजह से एक गैप पीरियड दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा 66 से आपका कब तक, देखिए 69, 1966 से आपको 1969 में एक गैप दिख रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर 66 में खत्म हुई और ये कब शुरू हुई, 69 में। यानी कि इन 3 वर्षों तक क्या था, क्या हम खाली बैठे थे? नहीं, हमारे जो पहले के लोग थे वो वर्क करने वाले थे, वो खाली बैठने वालों में से नहीं थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक वर्ष का एकल योजना चलाएं। तो ये जो आपका इस टाइम एकल योजना चलेगी, एक वर्ष की एकल योजना चलाएंगे, एकल योजना। इसे हमने हॉलिडे प्लान्स भी कहा है, हिंदी को आपको याद रखना है, एकल योजना। और इनको हमने हॉलिडे प्लान दूसरा नाम दिया है, हॉलिडे प्लान, ठीक। अवकाश योजना जिसे आप कहेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हॉलिडे प्लान्स के बारे में कि आपका जो पहला हॉलिडे प्लान है वो कब से कब तक रहा है, तो 66 से 69 तक रहा है, ये याद रखिएगा। इस बीच आपकी एकल योजनाएं चलाएंगी, लेकिन इस बीच आपका एक बहुत अच्छा रिफॉर्म होता है हमारी इकोनॉमी में, वो होता है आपका हरित क्रांति को लेकर, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर एक हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है। हरित क्रांति को लेकर एक रिफॉर्म होता है हमारे देश में। हरित क्रांति आपकी इंट्रोड्यूस की जाती है। कब की जाती है हरित क्रांति? ये आपका 1966 से आपका 67 में आपका हमारे भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है हरित क्रांति, याद रखिएगा। हरित क्रांति आपके भारत में किन राज्यों में आपका था, तो आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है, इस वजह से आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हरित क्रांति आपके जो सिलेबस है इसमें भी मेंशन किया गया है, इसीलिए मैंने सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस किया था ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि हमें क्या पढ़ना है। मैंने कहा है कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और हमारे जो उत्तर प्रदेश है, इनका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आपका लागू था
हरित क्रांति से हमारे जो भारत है, भारत में उत्पादन में आपका जो है वृद्धि हुई, प्रोडक्शन में आपका वृद्धि हुई, ये आपके हरित क्रांति की वजह से ही हुआ। हरित क्रांति की वजह से प्रोडक्शन जो है ये बढ़ा, बिकॉज क्षतिग्रस्त तो अर्थव्यवस्था हो ही चुकी थी इन 3 घटनाओं के कारण जो मैं आपको बता चुकी हूँ, भारत चीन युद्ध, जवाहरलाल जी की मृत्यु। कोई अच्छा पर्सन आपका मृत्यु हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीजें चौपट हो जाती हैं। उसके बाद आपने देखा कि नल्ला पाकिस्तान से युद्ध हो गया। इन 3 घटनाओं के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हुई। डिसाइड किया गया कि हम 5 ईयर का 5 ईयर प्लान ना बनाएं और हम बनाए क्या, एकल योजना बनाएं। इस एकल योजना का हॉलीडे प्लान भी आपका कहा गया है। इसमें एकल योजना में आपका एक बहुत बड़ा आपका जो है रेवोल्यूशन होता है, जो कि है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। 1966 से आपका 65 में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में लागू होता है और इसकी वजह से भारत में प्रोडक्शन जो है आपका ये बढ़ा, ठीक, हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा अपना जो है रिवाइव करने लगी। इसके बाद आपको मैं हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी, बिकॉज ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको कौन याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग। ये मैं विश्व के तौर पर बात कर रही हूँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ये है आपके नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग। अब यहाँ पर ये आपने वर्ल्ड के तौर पर जाना कि हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले जो आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इनके फादर किसको माना गया, नॉर्मन बोरलॉग को माना गया। प्यारे भारत की भी तो बात करना चाहिए, जब वर्ल्ड की बात करें तो हमारा प्यारा भारत तो छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपकी, इन ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने का श्रेय तो सी सुब्रमण्यम जी को जाता है। लाने का श्रेय, टर्म्स आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा लाने का श्रेय। इस ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में लाने का श्रेय आपका किसको जाता है, लाने का श्रेय आपका सी सुब्रमण्यम को जाता है। सी सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। लेकिन आपके जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में माने जाते हैं तो वो किसको माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन इंडिया, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है हमारे भारत में। सो इतने पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ हरित क्रांति को लेकर। हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन मैं अगर प्यारे भारत की बात करूँ तो प्यारे भारत में लाने का श्रेय तो सी सुब्रमण्यम जी को जाता है, लेकिन हमारे फादर जो माने जाते हैं वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन ने कई सारे आपके कार्य जो है किए हैं, इनका जो है ज्यादा योगदान रहा है हरित क्रांति को लेकर, इसलिए हमने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको माना, एम.एस. स्वामीनाथन को माना है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। यहाँ पर 3 नाम आपने पढ़े, एक तो सी सुब्रमण्यम जी को पढ़ा, दूसरा नॉर्मन बोरलॉग को पढ़ा और तीसरा आपने एम.एस. स्वामीनाथन जी को पढ़ा। तीनों आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि आपका जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपका जो हरित क्रांति है ये लागू की गई थी और यहीं पर आपका सबसे ज्यादा विकास आपको देखने को मिला था। किसमें, हरित क्रांति में। ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर लागू थी। एंड आई विश अब आपको ये जो एकल योजना है, हॉलीडे प्लान जिनको नाम दिया गया, वो आपको क्लियर हुआ होगा कि इन 3 वर्षों में हम खाली नहीं बैठे थे, इन 3 वर्षों में भी काम किया गया। हमारे जो पहले के लोग थे उनके द्वारा काम किया गया, ठीक है। उस टाइम जिनकी गवर्नमेंट होगी उन्होंने किया होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, फोर्थ आपके जो 5 ईयर प्लान है इनके बारे में। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले टाइम देखिए आप, कब से कब तक रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम रहा है हमारा 69 to 74। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि के साथ साथ आपके उद्योगों पर ही फोकस किया गया। याद रखिएगा कि जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इस फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम कब से कब तक रहा है, तो ये आपका 1969 से रहा है 74 तक रहा है। और इसमें हमने कृषि के साथ साथ आपका जो किस पर, उद्योगों पर भी फोकस किया है। कृषि के साथ साथ हमने उद्योगों पर भी फोकस किया है आपके फोर्थ 5 ईयर प्लान में, याद रखेंगे आप लोग। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान, बिकॉज इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अगर मैं बात करूं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तो ध्यान से सुनिएगा। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है इसका जो टाइम रहा है, देखिए टाइम आपका कब से, 1974 से रहा है, कब तक रहा है आपका 1979 तक रहा है, 1979 तक रहा है, ठीक। सो फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमारा 74 से 79 तक रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, जनता दल की जो पार्टी है इसमें गतिरोध आ जाता है। कब आता है, तो 19
1977 में 1977 में जनता दल की जो पार्टी थी, जनता दल की पार्टी में गतिरोध आ जाता है। जनता दल की पार्टी में क्या आ जाता है? गतिरोध आ जाता है। गतिरोध जैसे हमारे परिवार में गतिरोध आ जाता है ना, एक मानता है तो दूसरा नहीं मानता है, दूसरा मानता है तो तीसरा नहीं मानता है, यही इसी तरीके का गतिरोध यहाँ पर आया। जनता दल की पार्टी में गतिरोध आया, जिस वजह से ये जो 5 ईयर प्लान है हमारा, कौन सा? 5th 5 ईयर प्लान हमारा चलना तो 1979 तक था, लेकिन ये 79 तक नहीं चला, 78 तक ही चल पाया। यानी कि ये हमारा 4 वर्ष तक चला। 5 ईयर प्लान 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इस 5 ईयर प्लान को सिर्फ आपका 74 तक चलाया गया, 1 वर्ष आपका इसमें छूट दिया गया। तो ये जो आपका 5th 5 ईयर प्लान था 1974 से आपका 78 तक ही रह पाया। और 1978 से, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी चीजें लिख के बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे आपको। 1978 से 1979 तक आपका क्या, यहाँ पर अनवरत प्लान चला, अनवरत योजना जिसे आप कहा गया हिंदी में, अनवरत योजना। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बीच में आपका अनवरत प्लान चला, तो याद रखिएगा 78 से 79 में आपका अनवरत प्लान चला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई 5th 5 ईयर प्लान में। अब 5th 5 ईयर प्लान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि ये पहला 5 ईयर प्लान था, ये पहली बार था जब आपका गरीबी जो आपका उन्मूलन है, गरीबी उन्मूलन को प्रारंभ किया गया। गरीबी उन्मूलन को सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया वो 5th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी उन्मूलन को प्रारंभ किया गया। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, इवन पीसीएस तक में पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन को लेकर आपके कार्य किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। आपका आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इतनी चीजें। आई विश यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आपका जो 5 ईयर प्लान है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको थकना नहीं है, मैं आपको यही कहूंगी, थकना नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इतने दिन वेट किया यूपीट्रिपल पेट एग्जाम का, तो अब आपको यहाँ पर थकने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा मेहनत करने से ही मिलेगा। आप एक बार किसी को नहीं तो आप मुझे ही देख लीजिएगा, तो शायद आपको मोटिवेशन फील हो कि कोई लड़की है भाई 4 बजे से उठती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों को भी यहाँ पर पढ़ने में और जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। सो आइए देखते हैं हम 6 5 ईयर प्लान। उसको पढ़ने से पहले आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। जो आपका 6 5 ईयर प्लान है, इस 6 5 ईयर प्लान को आपको याद रखना है कब से कब तक रहता है। तो ये हमारा 1980 से रहता है, कब तक? 85 तक रहता है। 1980 से 85 तक रहता है। और ये जो 6 5 ईयर प्लान है, इस 5 ईयर प्लान के अंदर आपका नाबार्ड की स्थापना की जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। यकीन करिए इस सिंगल लेक्चर से आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ना केवल पैट एग्जाम में। मैं सिर्फ पैट एग्जाम को लेकर भी नहीं चलती हूँ कि भाई उसी एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बताऊँ। क्वेश्चंस आपके कहीं से भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस वर्कबुक के बारे में बताया है आज। ठीक, तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम पैट एग्जाम के अलावा अगर टॉपिक यही पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होने चाहिए, है ना। 6 5 ईयर प्लान में सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। किसकी? नाबार्ड। क्या है ये भाई नाबार्ड? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनकी स्थापना होती है आपकी 1982 में होती है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को याद रखना है। नाबार्ड का गठन कहें, फॉर्मेशन कहें, तो इनका गठन 1982 में होता है। कई बार पूछा गया है, देखिए 85 तक ये रही और 82 में इनका गठन किया गया, यानी कि नाबार्ड की स्थापना हमारी छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है इस दौरान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड आपको याद रखना है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल, NATIONL, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनका फुल फॉर्म होता है। एक बार मैं बोल देती हूँ, NATIONL, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट DEVELOPMENT। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को।
ठीक। सो आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हुई कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो फुल फॉर्म है ये हमारा नाबार्ड का फुल फॉर्म है। किसका है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। इनकी स्थापना 1982 में की गई थी। एंड इसके बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि इनकी जो हेडक्वार्टर्स है, नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स, ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इनकी हेडक्वार्टर्स है। कहाँ पर है? मुंबई में इनकी हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई। ठीक। सो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी 6 5 ईयर प्लान के बारे में कि इसका जो कार्यकाल रहा है 80 से 85 तक रहा है। एंड इस दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनका पूरा नाम है। इनका गठन आपका जो है 1982 में किया जाता है। इनकी हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इतना आपने पढ़ लिया तो 6 5 ईयर प्लान के बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है जो कि पूछा जाता है, गरीबी नियंत्रण एवं निवारण को लेकर जो आपके कार्यक्रम चलाए गए वो किस पंचवर्षीय योजना में चलाए गए? देन आपका आंसर होगा 6 5 ईयर प्लान में चलाए गए। फिर से मैं बोलती हूँ, गरीबी नियंत्रण व निवारण और बेरोजगारी को लेकर आपके जो व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए वो 6 5 ईयर प्लान में चलाए गए। देखिए, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को याद रखना है कि 6 5 ईयर प्लान में क्या क्या होता है। याद रखेंगे आप लोग। पहला, नाबार्ड की स्थापना। दूसरा, गरीबी नियंत्रण एवं निवारण को लेकर कार्यक्रम चलाए गए। बेरोजगारी को लेकर कार्यक्रम आपकी सबसे पहली बार इसी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए। ठीक। तो यहाँ पर हमारा 6 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं 7 5 ईयर, आपका जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इस पर 7 जो आपका जो 7वें नंबर की जो पंचवर्षीय योजना है इसको भी देख लेते हैं। आइए। सोच रहे होंगे कि मैम इतना ज्यादा आज हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमिकल, लग रहा है कि आधा इकोनॉमी कवर हो गया। देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, आज आपको क्लियर करनी थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे। वरना आप अब यहाँ पर देखिए आगे चल के पढ़ेंगे सारी चीजें तो आपको माइंड में रहेगी कि ये चीज आप पढ़ चुके हैं। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये हमारा 1985 से कब तक रही है? ये हमारा 1985 से 1990 तक रही है। कब से कब तक? 85 से आपका 90 तक रही है। अब इस 7वीं से आपको याद रखना है 7वीं, इसको मैं लिखती हूँ 7वीं। ठीक है, 7वीं कक्षा में अब आप पढ़ते नहीं लेकिन याद रखिएगा 7वीं। सा से संरक्षण। ठीक है, सा से संरक्षण याद रखिएगा। सा से संरक्षण, किसका संरक्षण करना है हमें वर्तमान में? आप कहेंगे कि मैम अभी तो वर्तमान में सबसे ज्यादा हमें संरक्षण करने की जरूरत है हमारे पर्यावरण की, हमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण करने की जरूरत है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ये वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सबसे पहली बार आपके आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की बात की गई, अर्थात आपके पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रबंधन की बात की गई। मैंने क्या कहा? सा से संरक्षण याद रखना है। किसका संरक्षण? पर्यावरण का संरक्षण को लेकर सबसे पहले बात जो की गई थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आई विश ये क्लियर हो गया होगा। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं, एटलीस्ट एक जो पंचवर्षीय योजना है वो आपके माइंड में रहेगी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, सा से संरक्षण, किसका संरक्षण? पर्यावरण का संरक्षण। ओके, सो हम मूव करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, ये हमारे 1 अप्रैल 1992 से हमारा 1997 तक रही है। पर ये पंचवर्षीय योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंचवर्षीय योजना में आपके जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आपका जो है इंट्रोड्यूस किए गए इसलिए, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था वो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इनका मेन उद्देश्य था। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 8वीं, इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका उद्देश्य रहा है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर आपके जो यूएनडीपी है, कौन? यूएनडीपी, इनके द्वारा आपका एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जारी किया जा रहा था। मानव विकास को लेकर ही आपका एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जारी किया जा रहा था। कब से? 1990 से ये आपका जारी किया जा रहा था। कब से? 1990 से जारी किया जा रहा था। किसको ध्यान में रखते हुए? मानव विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस 5 ईयर प्लान का जो मेन उद्देश्य था वो मानव विकास था। इनका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखेंगे आप लोग। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है एंड एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका फुल फॉर्म होता है एचडीआई का। याद रखिएगा इतनी चीजें। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है, वो होता है एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर। क्या है ये एलपीजी रिफॉर्म्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलपीजी
एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आपका एक बहुत बड़ा जो है एक रिफॉर्म होता है। कब होता है? ये आपका होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। व्हाट इज एलपीजी रिफॉर्म? एलपीजी आपको याद रखना है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा, एलपीजी आपके एलपीजी जो है इसमें एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन एंड आपका पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। याद रखेंगे आप लोग। अगर मैं बात करूं आपके लिबरलाइजेशन की, तो यहाँ पर एक बार मैं नोट कर देती हूँ लिबरलाइजेशन। एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, LIVERALIZATI, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रही हूँ, इतना मुझे बताना पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ लगे कि एक्चुअल में लिखा क्या है। ग्लोबलाइजेशन, ये जो लिबरलाइजेशन है इसको हम हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन को हम निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन को हम वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण। मैं फिर से बोलती हूँ, लिबरलाइजेशन को हम कहते हैं हिंदी में उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को हम कहते हैं आपका निजीकरण एंड आपका ग्लोबलाइजेशन को हम कहते हैं वैश्वीकरण। एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से क्या हुआ? क्या कोई फायदा हुआ या फिर नुकसान ही झेल रहे थे? अगर मैं बात करूं कि एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से क्या फायदा हुआ, पहले ये हो रहा था कि हम जो व्यापार कर रहे थे वो विद इन कंट्री यानी कि विद इन इंडिया कर रहे थे, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण हमारी अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था बन गई। हम बाहर के देशों से, हम अदर कंट्री के साथ भी अब व्यापार कर सकते थे। तो यहाँ से क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा। इस आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर ही एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए आपके। ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो कब किए गए थे? तो एलपीजी रिफॉर्म्स को आपका इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1991 में। कब? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में किया गया था। याद रखिएगा। अब ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं इनके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं जब ये इंट्रोड्यूस किए गए तब हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे एंड हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं इस टाइम हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति इस टाइम हमारे प्यारे भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। ठीक है, आर वेंकट रमन। प्रधानमंत्री कौन थे एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम? तो प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे उस टाइम कौन थे? तो प्रधानमंत्री याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, पीवी नरसिम्हा राव। याद रखेंगे इतनी चीजें आप लोग। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए उस वर्ष हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे प्यारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन रहे हैं, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग इनको भी याद रखिएगा कि जब हमारा प्यारे भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए गए उस टाइम हमारे प्यारे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो आर वेंकट रमन थे, वहीं हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। याद रखेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से क्या हुआ, कब एलपीजी रिफॉर्म्स जो है आपके इंट्रोड्यूस किए गए। इसमें आपके एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपका कौन सा? ग्लोबलाइजेशन। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीजों को। सो हमने यहाँ पर जो नए आपका जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये भी खत्म किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम आपका 1992 से 1997 तक रहता है और इसका जो उद्देश्य था वो था हमारा मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद मैंने बताया 1990 में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर या आपकी यूएनडीपी के द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका इंडेक्स है ये जारी किया जा रहा था। उसके बाद 1990 से आपके 1991 में वैश्विक स्तर पर एलपीजी रिफॉर्म्स को आपका लागू किया गया, जिससे विश्व स्तर पर जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आपका आर्थिक विकास है, इसको बढ़ावा मिले। तो वैश्विक स्तर पर एलपीजी रिफॉर्म्स जो है वो कब लागू किए गए, न केवल इंडिया के तौर पर। इस चीज को आपको याद रखना है कि आपका जो एलपीजी रिफॉर्म्स है इसको वर्ल्ड के तौर पर आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? 1990 से 1991 में। इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 91 में आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। आइए देखते हैं हमारा जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये क्या कहती है। याद रखिएगा, जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का आपका टाइम रहा है 1997 से सन 2002 तक रहा है। अब ये वो टाइम है जिस टाइम हम लोगों में से मैक्सिमम लोग पैदा हुए थे। यहाँ पर 1997 से सन 2002 तक का पीरियड वो पीरियड है जिस टाइम हम लोगों में से मैक्सिमम लोग
पैदा हुए थे। हम पैदा हुए, हमारे माता पिता ने 3 साल के बाद कहना शुरू किया कि बेटा अच्छे से पढ़ लोगे तो जीवन संवर जाएगा। यही बोला होगा आप लोगों को भी, बोला था कि नहीं? तो आपने अच्छे से पढ़ाई की। आपने पढ़ाई किस लिए की? अपने आर्थिक विकास के लिए। आपको चाहिए था कि हमें सामाजिक न्याय भी मिले, हम समाज में खुलकर जी सकें, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम समाज में अपनी एक पहचान बना सकें, हम समाज में जी सकें और उसके साथ ही साथ हमारा आर्थिक विकास भी हो। जिस वजह से आपको याद रखना है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इस वर्ष हम जो है, इसी वर्ष हम पैदा हुए, इसी टाइम हम पैदा हुए, और इस टाइम जो आपका पैदा हुए थे आप, तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। तो आपको 7वीं पंचवर्षीय और 9वीं पंचवर्षीय योजना तो बहुत अच्छे से याद होगी होगी, साथ से संरक्षण याद रखना है, एंड 9वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखना है कि इस बीच हम पैदा हुए थे और हमारा जो मेन उद्देश्य था वो ये है कि हम समाज में खुलकर जी सकें, यानी कि हमें चाहिए सामाजिक न्याय और उसके साथ चाहिए हमें अपना आर्थिक विकास। विदाउट आर्थिक विकास आप जी ही नहीं पाएंगे, आपको अपना आर्थिक विकास भी चाहिए है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी यहीं पर समाप्त होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना को आपको याद रखना है, इसका जो टाइम रहता है वो आपका 2002 से कब रहता है? 2007 तक रहता है, ठीक है। ये जो आपकी योजना है, इसमें बेसिकली आपका उद्देश्य रखा गया कि जो आपके योजना है जो पहले से लागू है, उन्हीं पर वर्क करते हैं, उन्हीं को हम आगे चल के इन्हीं पर काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना होती है, 11वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना होती है 11वें नंबर की, ये आपकी कब से कब तक होती है? सन 2007 से लेके कब तक होती है? सन 2012 तक होती है। और इस पंचवर्षीय योजना में आपका लक्ष्य रखा गया सतत विकास। क्या रखा गया? सतत विकास इनका लक्ष्य रखा गया। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है बहुआयामी विकास, यानी कि सभी क्षेत्रों का आपका विकास हो, ये लक्ष्य रखा गया आपका किसमें? आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सतत विकास का मतलब क्या है? बहुआयामी विकास, सभी क्षेत्रों में विकास हो, ये आपका लक्ष्य रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपका सन 2012 से कब तक रही? 2017 तक रहती है। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसी दौरान आपका नीति आयोग का गठन होता है। किसका? नीति आयोग का गठन होता है, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का गठन जो होता है वो सन 2012 से 2017 के बीच में जो आपकी पंचवर्षीय योजना चली, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग जो है, इनकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? देन आपका आंसर होगा हमारी जो नीति आयोग है, इनकी स्थापना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। नीति आयोग की स्थापना जो होती है वो 1 जनवरी सन 2015 को होती है। किसके स्थान पर होती है? ऑलरेडी बता चुकी हूँ, योजना आयोग के स्थान पर इनकी स्थापना होती है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर हमारे जो है नीति आयोग की स्थापना होती है। याद रखेंगे आप लोग, इनके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनका फुल फॉर्म होता है। इतनी चीजें आपने जानी। अब आपको ये जानना है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये किस लिए लागू की गई थी? पता भी तो होना चाहिए। इनका बेसिकली उद्देश्य ये था कि हमारे जो भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया, हमारी जो अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हो चुकी है ना, उस अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। तो उस अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये बनाएंगी, और में एक एक लक्ष्य साधा गया। आपने देखा, सब पंचवर्षीय योजना का कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य था कि हमें इस उद्देश्य को पूरा करना है। सो ये आपको याद रखना है कि जो 5 ईयर प्लान्स है, इनका मेन उद्देश्य था भारत का आर्थिक विकास करना। ओके, जो हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची थी, उसको हमें जो है क्या करना था? उसको हमें सुधार करना था। इस वजह से ये 5 ईयर प्लान्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद मैंने 5 ईयर प्लान्स के बारे में एक चीज बताई थी कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं, इनकी अवधारणा हमने यूएसएसआर से ली है। एक चीज जो मैं भूल गई हूँ, मुझे अभी याद आई है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो बताया था, तो फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहा जाता है? प्लीज आप लोग याद रखिएगा, मैं उस टाइम भूल गई हूँ। इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, इतनी सारी चीजें याद रख पाना आसान नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पर रोबोट नहीं हूँ। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं रोबोट नहीं, इतनी चीजें मैं भी याद नहीं रख सकती हूँ, बट अभी याद आया। तो फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी याद रखिएगा, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन है फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? ये है आपके जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। अब आप कहेंगे कि मैम हमने कीन्स के बारे में ना 2 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं। वेरी गुड, जिनको ये याद आ रहा है कि मैंने कीन्स के बारे में इसी लेक्चर में 2 बार पढ़ लिया, मैं उनको कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन तो निश्चित है, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जॉन मेनार्ड जो कीन्स है, इनको फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा जॉन मेनार्ड कीन्स को आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा गया। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में आपने 2 चीजें देखी हैं,
फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड फादर ऑफ मैक्रो आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग आपके जीएम टीम्स के बारे में। सो इतना आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, एंड कोई डाउट होता देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलेगा। जितनी मेहनत वीडियो को लेकर की गई है उतनी मेहनत आप लोगों को इसको पढ़ने में भी करना है। एंड एक जो छोटी सी चीज मैं मांग सकती हूँ वो है आपसे आपका सपोर्ट, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए है। आप लोगों के सपोर्ट से मेरे साथ क्या हो रहा है डजंट मैटर, वो मैं भूल जाती हूँ आप लोगों के साथ। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।